मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, SM महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातक हिंदी द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हैं, उन्हें रीतिकालीन कविता की दरबारी, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि पर अध्ययन अध्यापन कराऊंगी। अर्थात आज हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है रीतिकालीन कविता की दरबारी, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि। पूर्व मध्यकाल का काव्य लोकवादी रहा है, क्योंकि भक्त कवि प्रायः सामान्य जन के बीच अपनी भक्ति भावना को प्रचार करते थे। उनमें लोक मंगल और रंजन की प्रवृत्ति प्रधान थी, किंतु रीतिकालीन कविता सामान्य जन से कटकर राज दरबारों में आ गई। परिणामतः वह जन साहित्य न होकर गोष्ठी साहित्य हो गई। गोष्ठी साहित्य में जीवन का गतिशील रूप नहीं रहता, बल्कि उसका स्थिर रूप ही प्रस्तुत होता है। साहित्य अपने परिवेश से प्रभावित होता है। रीतिकालीन कविता देशी या विदेशी राजाओं, नवाबों के दरबार में लिखी गई, इसलिए उस पर तत्कालीन सामंती परिवेश का पूरा प्रभाव पड़ा। केवल कविता की ही बात नहीं है, अन्य ललित कलाएं भी उससे प्रेरित हुई। रीतिकालीन कविता की दरबारी पृष्ठभूमि। यूं तो हर युग में कवि अपने आश्रय के लिए राजसभाओं में जाने को बाध्य होता था, क्योंकि उसे वहीं पोषण मिलता था। प्राचीन काल के सम्राटों की सभाओं में विद्वान, कवि, गायक, विदूषक, इतिहास, पुराण के ज्ञाता आदि रहते थे। इन्हें आश्रय और सम्मान देकर आश्रयदाता भी यश और सम्मान प्राप्त करता था। विक्रमादित्य और भोज ऐसे ही गुणज्ञ शासक थे, किंतु धीरे धीरे राजाओं की गुणज्ञता क्षीण होने लगी और उनके दरबारों में रूढ़िबद्धता बढ़ने लगी। भाव की गंभीरता और व्यापकता के स्थान पर काव्यों में अलंकरण और प्रदर्शन की प्रवृत्ति ही शेष रह गई। जब शासन व्यवस्था सुदृढ़ होती है, देश में समृद्धि और शांति होती है, तब अन्य कलाओं के साथ काव्य का भी उत्कर्ष होता है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल 8वीं शताब्दी विक्रमी तक देश में शांति, सुव्यवस्था दृढ़ थी, तो काव्य और कलाओं का पूर्ण उत्कर्ष हुआ। किंतु उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमांत से विदेशियों के आक्रमण प्रारंभ हो गए और देश के उत्तरी भूभाग में अराजकता छा गई। यह स्थिति न्यूनाधिक अकबर के समय तक बनी रही। मुगल दरबार में संगीतज्ञ, शिल्पी, चित्रकार और विविध भाषाओं के कवि रहते थे। अब्दुल रहीम खान खाना जैसे प्रतिभा संपन्न प्रशासक, कवि और गुणज्ञ व्यक्ति थे, जिनका संपर्क तुलसीदास, केशवदास, वैष्णव भक्तों से बना हुआ था। नरहरि, तानसेन, गंग, बीरबल आदि अकबर के अनेक दरबारी कवि थे। जहांगीर के दरबार में पुहकर, केशव मिश्र तथा शाहजहां के दरबार में सुंदर, कुलपति मिश्र, चिंतामणि और आचार्य पंडित जगन्नाथ रहते थे। किंतु उसके बाद औरंगजेब की कट्टरता के कारण
कवि कलाकार मुगल दरबार से विदा हो गए। जो स्थिति मुगल दरबार की थी वही स्थिति उत्तर भारत के सभी राज दरबारों की थी। अकबर के द्वारा स्थापित समृद्ध राज्य के उत्तराधिकारी विलासी और प्रदर्शन प्रिय हो। उसके प्रभाव से देसी राजाओं में भी सुरा सुंदरी का प्रचलन बढ़ा। रीतिकालीन कवि इस दरबारी वातावरण से पूरी तरह प्रभावित हुए। रीतिबद्ध कवि तो उसके अभिन्न अंग थे ही, रीतिमुक्त कवि भी उससे अछूते न रहे। बाद में अपनी स्वच्छंद वृत्ति के कारण ये कवि दरबारों से मुक्त होकर स्वतंत्रता पूर्वक काव्य रचना में लगे। अब रीतिकालीन कविता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। औरंगजेब की मृत्यु के बाद देश की केंद्रीय सत्ता का प्रभाव कम होने लगा। जगह जगह सामंत अपनी शक्ति को बढ़ाने लगे। सामंत बादशाहों की जीवन पद्धति का भी अनुकरण करने लगे। विभिन्न सामंतों के यहाँ हरम खाने खुलने लगे। हरम खाना में हजारों स्त्रियां पुरुष के मनोरंजन के लिए रखी जाने लगी। कला और संगीत में घरानों का उदय भी इसी काल में हुआ था। वस्तुतः सामंत जीवन के हर पक्ष में बादशाह की नकल करने लगे। सत्ता के विकेंद्रीकरण के साथ उन जीवन दृष्टियों का भी विकेंद्रीकरण हुआ जिस जीवन दृष्टि को सामंतवाद ने अर्जित किया था। सामंतवादी जीवन मूल्यों ने प्रदर्शन और विलासिता को बढ़ावा दिया। जैसा कि पहले भी संकेत किया जा चुका है, रीतिकालीन काव्य राज दरबारों में निर्मित हुआ, अतः वह एक वर्ग विशेष की प्रवृत्तियों को प्रतिफलित करता है। जिस समय रीतिकाल का आरंभ हुआ उस समय सम्राट और सामंत वैभव के प्रदर्शन और विलासिता में अपने कर्तव्यों को तिलांजलि दे चुके थे। शाहजहां के पश्चात उसके बेटों में सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। सहिष्णु दारा सिकोह की हत्या कर औरंगजेब गद्दी पर बैठा। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपनी रूढ़िवादिता के कारण साहित्य, संगीत और कलाओं का बहिष्कार किया। हिंदुओं पर तरह तरह के अत्याचार किए। इसके परिणाम स्वरूप सिखों, मराठों, जाटों आदि ने उसके प्रति विद्रोह प्रारंभ कर दिया। उसका अधिक समय विद्रोहियों से युद्ध करने में व्यतीत हुआ। औरंगजेब के पश्चात मुगल वंश में कोई भी ऐसा पुरुषार्थी शासक उत्पन्न नहीं हुआ जो देश में शांति सुव्यवस्था स्थापित करता। शासन व्यवस्था के शिथिल होने और आंतरिक कलह के कारण विदेशियों के आक्रमण शुरू हो गए। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने मनमाने ढंग से कत्लेआम किया और प्रजा को लूटा। उसके प्रतिरोध की क्षमता न तो दिल्ली के बादशाह में थी और न देशी राजाओं में। यदि संगठन की शक्ति होती तो न बाहरी लुटेरे लूटपाट कर सकते, न प्रजा की तबाही ही होती। यही दशा अंग्रेजों से युद्ध करते समय बक्सर में हुई, जिसमें शाह आलम को बुरी तरह पराजित होना पड़ा और देश का पूर्वी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। यदि राजस्थान के राजे महाराजा और सामंतगण संयुक्त रूप से विदेशी आक्रमणकारियों का मुकाबला करते तो हिंदी के कवियों को भी शौर्य और पराक्रम के भाव जगाने की प्रेरणा मिलती, किंतु शासक वर्ग में षड्यंत्र और स्वार्थपरता व्याप्त थी। रीतिकालीन कविता की सामाजिक पृष्ठभूमि। जब देश में पौरुषहीन विलासिता और वैभव के प्रदर्शन की प्रवृत्ति व्याप्त हो, तब सामाजिक सुव्यवस्था कैसे रह सकती है? समाज में शासक और शासित के बीच खाई बढ़ती जा रही थी। शासन तंत्र निरंकुश और शोषक बन गया था। प्रजा की दयनीय दशा की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था। शोषक शासकों का समूह बढ़ता जा रहा था और शोषित प्रजा हर प्रकार के अत्याचारों को सहन करने के लिए विवश होती जा रही थी। ऐसी दशा में अपने भाग्य का ही दोष मानकर उसने संतोष कर लिया।
कवि कलाकार उत्पन्न होते थे प्रजा वर्ग में, किंतु उन्हें अपनी कला के समादर और अपनी आजीविका के लिए सामंत या राजन्य वर्ग की शरण लेनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में वे अपने आश्रयदाता की रुचि के अनुकूल अपनी कला को ढालते थे। सामान्य जन में न तो कला की परख थी और न कलाकार को पुरस्कृत करने की क्षमता। उसे तो परिवार का पेट भरना ही कठिन था। सारा जीवन घोर परिश्रम में ही बीत जाता था। उनके सुख दुख की बात सुनने सुनाने वाला कोई नहीं था। कवि कलाकार को जहाँ से पोषण मिलता था वे उसी वातावरण से प्रेरणा लेते थे। रीतिकाल के कवियों को रसिक वर्ग में रखा जा सकता है, क्योंकि इन्हें राज दरबार में सामंतों के संसर्ग में रहना पड़ता था। इनकी भी रुचि नागर होती थी। ये अशिक्षित ग्रामीणों को गंवार समझते थे, जिनकी गणना अरसिकों में होती थी। निष्कर्ष: इस प्रकार रीतिकालीन कविता का दरबारी, ऐतिहासिक एवं सामाजिक परिवेश पर हम विवेचन करने के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रीतिकालीन कविता मूलतः तत्कालीन परिस्थिति की देन थी और तत्कालीन परिस्थिति सामाजिक परिवेश में ही विश्लेषित होती है। सामाजिक परिवेश उस समय का नागर था, जो विशेष संस्कार और रुचि से संपन्न माना जाता था। लोक जीवन की त्रासद स्थितियों की चर्चा करके रीतिकालीन कवि आश्रयदाता का कोपभाजन नहीं बनना चाहते थे। इतिहासकारों ने इस विषय की विस्तार से चर्चा की है। इस तरह रीतिकालीन कविता की दरबारी, ऐतिहासिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि पर चर्चा समाप्त हुई। धन्यवाद।